हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यह वीडियो एमपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए लाए हैं जिन्होंने अभी तक संस्कृत की प्रिपरेशन नहीं की। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वे अन्य सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं लेकिन संस्कृत उन्हें टफ लगती है। इसके लिए आज हम उन्हें कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि ना तो उनके जो टाइम टेबल है उसमें अलग से उन्हें संस्कृत के लिए 5, 6 या 7 डेज लेने पड़ेंगे और ना ही उन्हें इस सब्जेक्ट को जिसे वे बोरिंग समझते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता उसके लिए अलग से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि कोई भी पेपर है, आपके 6 पेपर होते हैं एमपी बोर्ड में जो सब 100 मार्क्स के होते हैं। संस्कृत का जो पेपर है वह भी 100 मार्क्स का होगा। तो आज हम उसकी तैयारी किस तरह से शुरू करें, अब हम यह देखते हैं। संस्कृत में शुरू से जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, ओटी आते हैं, यानी कि सही विकल्प। सही विकल्प 20 नंबर के आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं उनमें, फर्स्ट सेकंड, और सब 5 मार्क्स के होते हैं। तो उनके करने के बजाय हमें यदि संस्कृत तैयार करनी है तो हम लास्ट के क्वेश्चन से शुरू के क्वेश्चन में आते हैं। हम 19 तक क्वेश्चन आते हैं इसमें, 1 to 19। तो 19 क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेते हैं। उसमें आता है निबंध। यह निबंध 10 नंबर का होता है। अधिक से अधिक 12 लाइन या 13 लाइन का ये निबंध होता है। हमें इसमें से 4 यदि आप निबंध याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यह 4 निबंध है: संस्कृत भाषा या महत्व, छात्र जीवन या विद्यार्थी जीवन। दोनों में से कोई भी आए, आपको एक ही निबंध लिखना है, सदाचार और कालिदास। अब आप यह कहेंगे कि हम इसके लिए यदि 4 दिन लेते हैं तो अभी पेपर में यदि हम मिनिमम देखते हैं 30 अप्रैल से आपके पेपर चालू हैं तो हमारे पास में 45 डेज बचे हैं। यदि हम 11 तारीख से भी देखते हैं तो यदि हमारे 5-6 दिन इसमें लग गए तो फिर हम अन्य सब्जेक्ट कब करेंगे। तो आपको इसके लिए अलग से टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि अभी आपके टाइम टेबल में मैथ्स चल रहा है या साइंस, सोशल या इंग्लिश या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहा है उसे एज इट इज चलने दीजिए। आप केवल दिन भर में एक ऐसा टाइम बना लीजिए जबकि आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हो, या फिर आप जब दूसरे सब्जेक्ट से जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है उस सब्जेक्ट से जब आप बोर हो जाएं तो केवल 30 मिनट डेली के आप संस्कृत को दीजिए। अब एक पहला जो ऐसे मैंने आपको बताया, संस्कृत भाषा या महत्व, इन सब के लिए आप 30 मिनट दीजिए। पूरे संस्कृत महत्व का जो निबंध है, संस्कृत भाषा महत्व, इसके लिए हमें पूरा एक दिन नहीं लेना है। हमें आधा निबंध एक दिन में याद करना है। यानी कि जो 4 निबंध हैं इनको हम कितने में करेंगे, 8 दिन में। इसके लिए हम ले रहे हैं 8 दिन। 8 दिन 30 मिनट में, 30 मिनट में, जैसे कि आपने यदि इसको 10 तारीख या 11 तारीख से करना शुरू किया तो 11 और 12 में आप क्या करेंगे, एक निबंध कर लेंगे। 13 और 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से 8 दिन में आप यह 4 निबंध तैयार कर लीजिए। 3 भी करते हैं तो आपके 6 दिन में तैयार हो जाएंगे। यह 10 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से आपका टाइम भी बर्बाद नहीं गया। 30 मिनट आप किसी भी समय निकाल सकते हैं 24 घंटे में से। 10 मार्क्स का आपका एक निबंध जो तैयार हो गया। इसके बाद हम लेते हैं अपठित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दो। ये जस्ट पहले का क्वेश्चन है, 19 के पहले का 18। इसमें क्या करना है कि हमें कोई इसमें डेज यदि आप नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अपठित गद्यांश वह कहीं से भी आ सकते हैं पेपर में। उनमें क्या लिखा रहता है कि जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके आंसर हमें कैसे देने होते हैं, उसके आंसर हमको उसी में से जो अपठित गद्यांश है उसमें से करके आपको लिखना होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर भी बता देती हूं कि जैसे यह 18 ये दिया गया है। इस पूरे को यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन, धर्मस्य प्रथमम साधनम किम अस्ति।
यानी कि इसमें उन्होंने जो दिया है इसको आपको क्या करना है, ऊपर का यह पढ़ के और आपको इसके आंसर देना है। अब इसका आप आंसर कैसे देंगे कि धर्मस्य प्रथमम साधनम किम अस्ति। अब जो किम है यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से देना है। तो यह कहां पे देंगे हम, इसमें लिखा हुआ है कि धर्मस्य प्रथमम साधनम, तो जो किम लिखा हुआ है इस किम की जगह पर हम लिख देंगे शरीरम। और यह हमने कहां से लिया है, यह हमने इसको पढ़ के, जब पहली लाइन आई इसी को पढ़ के हमने बता दिया कि शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति। लेकिन यह शरीर यहां लिखने के बजाय हम शरीरम यहां लिख देंगे, तो क्या होगा कि जो हम लिख रहे हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आता है कि दृश्यम उदरम व्यायामेम संकोच गच्छति। अब इसका क्वेश्चन का आंसर हम कहां देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर यहां कहीं पर भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको यह मिल जाएगा, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, इसका जो आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अस्य गद्यांश सस्य समुचितम शीर्षकम लिखता, यानी इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो लिखिए। उचित शीर्षक इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें पूरे में व्यायाम के फायदे लाभ बेनिफिट बताए गए हैं। व्यायाम से शरीर निरोगी रहता है, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आज इससे क्या होती है, सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, रक्त का संचार है वो अच्छा रहता है। यह सभी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम इसका जो देंगे समुचित शीर्षक वो हमें क्या देना चाहिए, व्यायामस्य लाभ, या आप यह भी दे सकते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैसे जितना छोटा इसका शीर्षक होता है वह उतना ही अच्छा रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, केन शुद्ध रक्त संचार भवति। इसको भी यदि हम यहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको यह यहां पर भी मिल जाएगा। रक्त संचार, केन शुद्ध रक्त संचार भवति व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति। इसके बाद आता है को अपि पदस्य संधि विच्छेद कुरुता। इसकी हमें संधि विच्छेद करना है। तो को अपि, यह आपने यदि संधि पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि संधि विच्छेद में इस तरह का जो एस बना रहता है इसका अर्थ होता है आ। तो ये लिखा है को अपि, तो जब ये पहले अक्षर पे यदि ओ की मात्रा होती है तो हमें क्या लगता है, ये विसर्ग संधि बन जाती है। कहा जब पहले शब्द के बाद विसर्ग होता है और प्लस जो एस का निशान है वो आ का कहलाता है अपि। यह कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई और इसका संधि विच्छेद हमने यह कर दिया। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसके आपके कितने 5 मार्क्स हो जाएंगे। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इसको आपको पढ़ने के लिए कोई टाइमिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपठित हैं तो इनको कहीं से भी दिया जा सकता है। इसके लिए हम टाइमिंग 0 ले रहे हैं। ये आपके 8 दिन हो गए थे। अब इसके बाद आता है कथानुसारेण क्रम संयोजन। यह भी 5 मार्क्स का आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वह ऊपर नीचे लिख करके एक कहानी के या एक कथा के वो ऊपर नीचे लिख देंगे वाक्यों को, उनको आपको क्रम से जमाना है। मान लीजिए मैं हिंदी में ही आपको बताती हूँ कि मान लीजिए गांधी जी के लिए उन्होंने 5 वाक्य लिखे हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। वह बैरिस्टर की उपाधि लेकर इंग्लैंड से आए। उनका जन्म गुजरात में हुआ था और उनके पिता राजकोट में दीवान थे। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज आई कि उनका जन्म गुजरात में हुआ था, उसके बाद उन्होंने उनके पिताजी का आया कि वह राजकोट में दीवान थे। उसके बाद वह पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उसके बाद क्या हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका गए और उसके बाद लास्ट में उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह हमें क्रमानुसार लिखना है। तो यह क्रमानुसार में आपको टाइम लगेगा।
तो आप इसके लिए क्या करें कि जो 70 जी केवल 7 या 8 चैप्टर में से आते हैं, जिनको आपको केवल एक बार देखना है, या आप केवल 30 मिनट में देख सकते हैं, जिसके लिए आपको एक दिन के 30 मिनट आपको देने होंगे। इसके बाद 16 क्वेश्चन आता है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यह अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का मतलब क्या है कि इसमें अशुद्ध वाक्य दिए होंगे यानी गलत दिए होंगे, आपको उन्हें सही करके लिखना है। इनमें कहीं पर तो वो विभक्ति की गलती देंगे और कहीं पर धातु रूप की। धातु रूप मतलब कि जैसे हम बोलते हैं लट लकार, लोट लकार, इस तरह के जो होते हैं वाक्य, जिनमें यदि आपने पूरा जो पढ़ा होता धातु रूप, तो इसमें आपको पूरे जो ओटी हैं उनके भी 5-6 मार्क्स आ जाते। आम ना यानी शुद्ध अशुद्ध जो सही गलत होते हैं उनके भी आ जाते। लेकिन अभी इतने कम समय में मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं सारे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके कि यह विभक्ति की गलती है, इसमें यह कर्ता की गलती है और यह धातु रूप की गलती है, यह मैं नहीं बता सकती। लेकिन इसके लिए आप बुक में, गाइड में, आजकल मार्केट में सब तरह की मिलने लगी हैं बुक्स, उनमें देख करके आप इसको 3 दिन में कवर कर सकते हैं। यह कोई ज्यादा नहीं है, उसमें दिए होंगे 20-30 वाक्य, जिनको आप पढ़ के देख लीजिए। इसके लिए आप 3 दिन तक लगातार 30 मिनट दीजिए अपने टाइम टेबल के अलावा। यदि आपका मैथ भी आ जाता है रिवीजन करने के लिए, तब भी आप ये देखिए, जब मैथ से बोर हो जाएं तो 30 मिनट आप संस्कृत के लिए निकाल लीजिए। यह भी 5 मार्क्स का हो गया, यानी कि हमने 25 मार्क्स का यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब प्रार्थना पत्र या आमंत्रण पत्र में से कोई एक आएगा आपको, तो जो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आएगा यह 4 मार्क्स का होगा। इसको आपको अधिक समय लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आप यदि 5 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, तो आपको 30 मिनट। एक आवेदन पत्र आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का और नीचे का जो लिखा हुआ होता है वो तो सेम होता है। ऊपर हम क्या लिख देते हैं, माननीय प्रधान अध्यापक, जो कि हम हिंदी के में लिखते हुए आए, और नीचे हम क्या लिखते हैं, भवदीय। लड़के जो हैं वो भी, बॉयज हमेशा भवदीय लिखे, और जो लड़कियां हैं वो भवदिया, और नीचे नाम डालने की जगह वो आवासा लिखें। एक बात इसमें आप याद रखिए कि जब भी आप इसमें दिनांक डालेंगी, डेट डालेंगी, तो वो आपको हिंदी में डालनी होगी, इंग्लिश में नहीं। जैसे आपका यह पेपर 5 मई को है, तो आप उसमें किस तरह डालेंगे, मैं इसमें आपको लिख देती हूं। इसको हम डालेंगे, 5 को कैसे लिखा जाता है, 5 मई है ना, और 2021, यह आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे अपन वाई बनाते हैं वैसा हिंदी में 5 बनता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद से यह सब बनते चले जाते हैं। तो आप उसमें यह डेट डालिए। यह डेट मैंने अभी आपको इसीलिए इसमें बता दिया कि प्रार्थना पत्र की 5 तारीख को, 5 मई को आपको आपका संस्कृत का पेपर है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो उसमें आप तारीख इस तरह की डालिएगा। इंग्लिश की तारीख का आपका हाफ मार्क काट लेंगे। इसके लिए आप कितने दिन ले रहे हैं, इसके लिए आप 3 डेज ले लीजिए या 2 डेज ले लीजिए, क्योंकि 2 डेज में आपको 2 या 3 आवेदन पत्र करिए या प्रार्थना पत्र कीजिए। दोनों नहीं करना है, क्योंकि दोनों में से एक आता है। अब इसके बाद आता है सुभाषितानी के कोई 2 श्लोक कीजिए। सुभाषितानी में से आप कोई भी 2 श्लोक कर लीजिए, जिसके लिए भी आपको कितना टाइम लेना होगा, 2 दिन का। यदि प्रार्थना पत्र में आप 3 भी लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। श्लोक में आप एक श्लोक, आपसे मैं कह रही हूं कि आप केवल 30 मिनट में एक श्लोक एक दिन में याद कीजिए। 2 दिन में 2 श्लोक याद कीजिए, आपका संस्कृत भी कंप्लीट हो जाएगा। जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं उसका भी रिवीजन होता जाएगा।
अब इसके बाद 13 जो क्वेश्चन आता है वह क्या है, एक पदेन उत्तर, यानी आपको केवल एक वाक्य में नहीं सॉरी, एक वर्ड में, एक शब्द में उत्तर देना है। तो जो एक शब्द आप याद करेंगे उसके लिए आपको कितना समय चाहिए होगा, उसके लिए आप 3 दिन ले सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि आपको केवल पूरी, यदि बुक में से जो क्वेश्चन है वो आपको किसी भी जो मार्केट में बुक्स मिल रही हो, जो भी आपने बुक्स ली हो, मैं किसी भी बुक का नाम पर्टिकुलर आपको नहीं बता रही हूं, जो भी आपने बुक ली है सब अधिक से अधिक 40 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 40 क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं। वो केवल 40 वर्ड होंगे, 40 शब्द होंगे, वाक्य नहीं। तो उन 40 शब्द को याद करने में आपको केवल 3 दिन लगना चाहिए। इसके बाद आता है सही और गलत, जिसे हम सही और गलत बोलते हैं। संस्कृत में इसे सही को आम, यानी शुद्ध को आम कहते हैं, और अशुद्ध को न कहते हैं। जो गलत है उस पर ना लगाएंगे आप, और जो सही वाक्य है उस पर आम लगाएंगे। इसके लिए भी आपको बुक में मिल जाएंगे जो 30-40 होंगे, जिनको आपको केवल पढ़ना है। इसके बाद आता है युग्म मेलन। युग्म मेलन यानी कि जोड़ियां। आमने सामने यदि कोई चीज लिखी हुई है तो अपन, अब बच्चे कितने 10th स्टैंडर्ड के हो गए तो इतना तो अपने को आता है कि किसके सामने क्या भरा जाएगा। यदि एक तरफ दिन लिखा है और उसके सामने हमने दे दिया गद्यांश, तो दिन और गद्यांश का कोई भी मेल नहीं है। लेकिन उसके नीचे वाली लाइन में हमने दिया है पद्यांश और उसके सामने हमने दिया है रात, तो दिन और रात का एक मेल हो जाता है। तो इस तरह से हम युग्म मेलन यानी जोड़ियां तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी समय नहीं चाहिए, क्योंकि यह खुद स्वयं आप समझदारी से करते हैं। हाँ जी, आम और नाम ना जो लिखा हुआ है सही और गलत, इसके लिए आप चाहें तो 2 दिन ले लीजिए, क्योंकि यह केवल एक बार आपको पढ़ के देखना है। अब आता है पद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। यहां हमने ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा 18, इसमें हमने कहा था कि अपठित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, पद्यांश को पढ़कर। तो आपकी बुक में जो पद्यांश दिए गए हैं, यानी कि जो कविता और जो श्लोक दिए गए हैं, उनको पढ़ के आपको उनके उत्तर देने हैं। तो वह उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बुक में या आपकी गाइड में या जो भी आप लेके आए हैं मार्केट से, उसको एक बार आपको पढ़ के देखना होगा, और पढ़ के देख करके आपको उसके आंसर उसी तरह देने होंगे जैसे कि आपने ऊपर 18 क्वेश्चन में देखा था। मैंने आपको बताया था कि इसके क्वेश्चन इस तरह दिए जाते हैं, उसी तरह पद्यांश के उत्तर देना है। इसके लिए हमें 5 दिन ले रहे हैं, क्योंकि यह शायद आप यह कहें कि 1-2 दिन में कैसे हो जाएगा, तो हम 30 मिनट करके 5 दिन इसके लिए ले रहे हैं। और इसी तरह से गद्यांश के भी हैं। गद्यांश भी आपको जो आपकी बुक में दिए गए हैं उन गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। इसके लिए भी हम 5 डेज ले रहे हैं। 30 मिनट आप रोज लगाएंगे, तो इस तरह से आपको यह जितना टाइम मिलेगा उसमें आप सारे गद्यांश बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसका आता है 9th के बाद 8 और 7 क्वेश्चन। यह 2-2 मार्क्स के हैं आएंगे। इनमें आपको विभक्तियां बताना है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की स्थिति से गुजरी हूं। भले ही से आज से 50 साल पहले निकली हूं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि विभक्ति याद करने में बच्चों को कितना कष्ट होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको विभक्ति याद है तो समझिए कि आपके मार्क्स फुल मार्क्स आएंगे। हो सकता है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए। और यदि आपको विभक्ति याद भी नहीं हो रही है तो आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी यह समय ऐसा समय है जिसमें आपको सभी विषयों की प्रिपरेशन करनी है। तो यदि आप इसको 2-2 मार्क्स की जो आ रही हैं इनको माइनस भी कर देते हैं, हम यह याद भी नहीं करते, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि यह कितने मार्क्स की आ रही है, केवल 4 मार्क्स की। तो इनको हम यदि छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है 6 क्वेश्चन, एक वाक्यन उत्तर। अब इसके जो एक वाक्यन उत्तर हैं, इसमें भी आप यह सोचेंगे कि एक वाक्य के उत्तर हैं, इसमें भी हमें 30 या 40 याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है।
आपको इसमें भी केवल एक ही शब्द याद करना पड़ेगा और यहां पर भी वो क्वेश्चन लिखा रहता है। क्वेश्चन वाला जो शब्द होता है उसकी जगह पर आपको वह शब्द जो कि आपने पूरे वाक्य को याद करके लिखा है, उस किम की जगह, कुत्र की जगह आपको वो शब्द फिट करना है। तो इसके लिए भी यदि हम टाइम लेते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर कितना है 6 के लिए भी हमें 4 डेज हम ले लेते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके लिए यदि आप टाइम नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, और यदि 2 दिन ले भी लेते हैं तो भी अपने पास में टाइम एप्रोप्रिएट हो जाएगा। दिए गए शब्दों से ऊपर 5 या 4 जितने भी उन्होंने फिलअप दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो आपको वर्ड दे देंगे, शब्द दे देंगे। उन शब्दों से आपको खाली स्थान भरना है कि पहले वाले में ऊपर दिए गए जो 5 हैं, और यदि आपको 5 फिलअप आ रहे हैं तो पहले में कौन सा आएगा, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह से आपको देखना है। इसके लिए भी अपन 2 दिन ले लेते हैं, बाकी 2 दिन की इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी लेते हैं। अब 1 से लेके जो 4 तक क्वेश्चन आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे, वो सही विकल्प यानी ओटी होंगी। इन ओटी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस ओटी में आएगा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप। यदि यह 5 चीजें आपको अच्छी तरह से आती हैं तो आप इनको पढ़ लीजिए। इसके लिए भी आप यदि लें तो 4 दिन ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप संधि, समास, अब संधि क्या होती है कि संधि 3 प्रकार की होती है, और उन तीनों में से जैसे कि यदि हम स्वर संधि लेते हैं तो उसके भी पहले रूप हमें याद करने पड़ते हैं, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। इसी तरह से यदि हम समास लेते हैं तो वो भी 6 प्रकार के होते हैं, फिर तत्पुरुष समास के भी भाग होते हैं। तो यह आप जितना यदि हो सके तो कर लीजिए। और यदि आप, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यदि आप कुल मिलाकर के 50 बच्चे हो जाते हैं तो मैं जूम पर आपको केवल 2 या 3 दिन में पूरे संधि, समास, प्रत्यय, धातु रूप, उनमें से लकार को अलग करना, पुरुष को अलग करना, यह सब आपको, वचन को अलग करना, यह सब भी मैं आपको बता सकती हूँ। अब इस तरह से हमारे सही विकल्प यानी 19 से 1 या 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 96 मार्क्स के, जिसमें हमने विभक्ति को याद करना हटा दिया है। यदि आप 96 मार्क्स का बिल्कुल समझदारी से करते हैं पेपर में तो आपके 70 से ऊपर तो मार्क्स बनेंगे ही। और जिन बच्चों ने पूरा अपना याद किया है वे इसी के अकॉर्डिंग यदि उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। मैं वैसे मैथ और संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस, ये 4 विषय की टीचर रही हूं, लेकिन फिर भी मैं यह कहती हूँ कि अधिकतर मेरे सभी बच्चों के मार्क्स संस्कृत और मैथ्स में ही 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। बाकी मैं 90 की लाइन में ही रह जाती थी। और जिसमें कि मैथ्स में हमें शुरू से जुलाई से यदि हम तैयारी करते हैं तो हमें 1 घंटा रोज कम से कम देना होता है, और जनवरी से 2 घंटे देते हैं हम, तभी हमारे मार्क्स 100 आ सकते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि आप बोरिंग समझते हैं, लेकिन वो बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप अभी भी उसको समझेंगे तो आप 70 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।